अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली तो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से रिलेटेड है। ज़्यादातर ये फिज़िक्स से रिलेटेड है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे फ्यूजन एंड फिजन के बारे में। सो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हम तफसील से जानेंगे ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, फ्यूजन एंड फिजन। तो दोनों जो हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एक किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और इनसे तवानाई जो है वो पैदा होती है। और हैं बुनियादी तौर पे दोनों जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, लेकिन फिर इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग से हैं, यानी इनके तरीके जो हैं वो अलग अलग से हैं। जो फिजन है, फिजन में ये होता है कि एक एक हेवी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक होता है और उससे फिर दो लाइटर न्यूक्लिया जो है वो बन जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको जो है वो उस फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक हेवी और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है और आगे ये ब्रेक डाउन इसका हुआ और इससे फिर दो जो है वो स्मॉल या जो 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 लाइटर जो न्यूक्लिया है वो बन बन गए। इसी तरह से फ्यूजन जो है वो इसके उलट है, यानी इसका अपोजिट है। तो उसमें ये जो जो लाइटर न्यूक्लिया होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे और उनसे एक अगेन यानी हेवी या अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा, जिसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस में जो है वो एक एक खास तादाद जो है एनर्जी का वो खारिज होता है, यानी एमिट भी हो सकती है और वो स्टोर भी होती है। तो ये प्रोसेस है फिजन एंड फ्यूजन का। इसको हम पढ़ भी लेते हैं। फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, एंड फ्यूजन इज द प्रोसेस where two light nuclei combine together releasing vast amounts of energy. फिजन का प्रोसेस जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यूजन जो है उसको बिल्कुल भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पे नहीं इस्तेमाल किया जाता, ना ही उनसे कोई पावर जो है वो हासिल किया जाता है, किसी किस्म की तवानाई हासिल नहीं की जाती ख़ास तौर पे। और उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि ये एक तो अनकंट्रोलेबल है, यानी इसको ईज़िली कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा कि ये जो इसका प्रोसेस है यानी फ्यूजन का, वो काफ़ी महंगा भी है, यानी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द फिजन। तो इसीलिए अब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च भी नहीं की है कि किस तरह से फ्यूजन से हम, जिस तरह हम फ्यूजन से जो है वो यानी बिजली ले रहे हैं या हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, फिर हम उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूजन के बारे में इतनी ज़्यादा अभी रिसर्च कोई जो है वो की नहीं हुई। तो रिसर्च अभी इस पे जो है वो इनिशियल स्टेज पे है। तो मे बी इन नियर फ्यूचर जो है वो फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो बनाया जाए और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो हैं वो बनाए जाएँ जो कि फ्यूजन पे काम करें। तो बहरहाल सिर्फ फ्यूजन जो है इस वक्त उससे ही न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स चलाए जाते हैं। और ये जो आपने सुना है यानी एटम बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब, तो वो भी बेसिकली फ्यूजन के प्रोसेस से बनाए जाते हैं, फ्यूजन का प्रोसेस नहीं है। सो ये फिजन एंड फ्यूजन जो हैं, जो बुनियादी तौर पे ये है कि इससे हम बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दे आर दी बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो ये माजी में भी रहे हैं मेजर सोर्स, और ये अभी भी हैं, यानी हाल में भी हैं, और आने वाले वक्त में भी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी इन दो ज़राए से ही हासिल की जा सकती है। तो अब हम इन दोनों प्रोसेस को अलग अलग से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूजन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्यूजन जो है, टू लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं, जब वो आपस में जुड़ के एक जो है हेवी न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो उस अमल को हम फ्यूजन कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन इन विच टू or more atomic nuclei are combined to form one or more atomic different atomic nuclei and subatomic particles, neutrons and protons, तो वो बन जाते हैं। सन जो है यानी जो सूरज है, जिसे हम एक किस्म का यानी बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस कहते हैं, और उसमें दो मेजर गैसेस जो है वो हाइड्रोजन एंड हेलियम है। तो यहाँ पे फ्यूजन जो है वो हो रही होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हैं यानी यूनिवर्स में, उनमें भी ये प्रोसेस होता है। सो ये जब जब ये फ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी जब ये दो जो है वो यानी ये जो
न्यूक्लिया होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लिया, जब ये कंबाइन होके एक बन जाता है तो इस अमल के दौरान काफ़ी एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो सकती है और वो इसी तरह से काफ़ी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। सो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन मास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज मैनिफेस्टेड इज ईदर द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। So this difference in mass arises due to the difference in atomic binding energy. तो ये बेसिकली जो उनके मास में जो बिफोर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन जो वेरिएशन आता है वो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी की वजह से आ रहा है, जो कि इन एटॉमिक न्यूक्लिया में होता है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन प्रोसेस। सो फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट पावर्स एक्टिव और मेन सीक्वेंस स्टार्स और अदर हाई मैग्नीट्यूड स्टार्स। ये वहाँ पे यानी जो है वो हमें देखने में मिलता है फ्यूजन का प्रोसेस। इसके अलावा फ्यूजन जो है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूजन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यूक्लिया यानी लाइटर देन आयरन 56 और निकल 62 विल जनरली रिलीज एनर्जी। क्योंकि जाहिर सी बात है जो 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 फ्यूजन का प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी तो जाहिर सी बात है रिलीज होगी, लेकिन इसके लिए जो दो आपस में न्यूक्लिया जो रिएक्ट करते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो खास लेवल का हो। यानी जो पेरियोडिक टेबल में जिस तरह हम नीचे जाते हैं तो जिन जिन एलिमेंट्स का यानी जो एटॉमिक नंबर है वो हायर है तो वहाँ पे जो फ्यूजन है उसके होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा जो है वो यानी हाई एटॉमिक नंबर के न्यूक्लिया होंगे तो उतनी ज़्यादा उनसे एनर्जी जो है वो खारिज होगी। तो आमतौर पे ये जो है वो यानी समझा जाता है कि आयरन से स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन या निकल से। So these elements have relatively small mass per nucleon and large binding energy per nucleon. So इसी तरह से fusion of nuclei lighter than these releases energy and exothermic process. तो इनसे जो छोटे वाले जो हैं उनमें जो फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी वो एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होगी, अंदर की तरफ यानी नहीं होगी। While fusion of heavier nuclei results in energy retained by the product nucleons and the resulting reaction is endothermic। तो वो फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी इन अ वे। सो इसके अलावा द अपोजिट इज ट्रू फॉर द रिवर्स प्रोसेस इन न्यूक्लियर फिजन। दिस मीन्स दैट the lighter elements such as hydrogen and helium are in general more fusible, यानी आमतौर पे ज़्यादा हो सकते हैं, while the heavier elements such as uranium, thorium and plutonium are more fissionable। तो इसी तरह से the extreme astrophysical event of a supernova can produce enough energy to fuse nuclei into elements heavier than iron। तो सुपरनोवा जो है ये स्टार्स में होता है लास्ट स्टेज में, यानी वो टूटते हैं सितारे या वो फटते हैं, एक किस्म का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो उस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो उनसे खारिज हो रही होती है, और इसको भी जो है वो हम फ्यूजन कहते हैं एक किस्म की। इसके बाद फिर प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का। So the release of energy with the fusion of light elements is due to the interplay of two opposing forces। तो यानी यहाँ पे ये प्रोसेस के किस तरह से जो है ये आपस में जो रिएक्ट करते हैं और जो एनर्जी है वो कैसे खारिज होती है। तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक तो ये है कि न्यूक्लियर फोर्स यानी which combines together protons and neutrons, and the Coulomb force यानी which causes protons to repel each other। तो यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी तरह से जो कोलम फोर्स है, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब भी सेम चार्जेस होंगी तो वहाँ पे रिपल्शन होगी, और इसी तरह से अगर अपोजिट चार्जेस होंगी तो वो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो जिस तरह से यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि आपको अगर दोनों सेम चार्जेस हैं मीन्स पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्शन होगी, इसी तरह से अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी रिपल्शन होगी, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उसमें अट्रैक्शन होगी। तो ये बेसिकली यानी न्यूक्लियर फोर्स या जो कोलम फोर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है टुगेदर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, ये इनका रोल होता है कि जिसकी वजह से जो लाइट है वो खारिज होती है जब ये फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी एनर्जी रिलीज जिसको हम कह रहे हैं।
इसी तरह से protons are positively charged and repel each other by the Coulomb force, but they can nonetheless stick together, demonstrating the existence of an other short-range force referred to as nuclear attraction. उसी तरह से light nuclei smaller than iron and nickel are sufficiently small and proton poor, allowing the nuclear force to overcome repulsion. तो जिस तरह मैंने आपको ये प्रोसेस समझा दिया, इसके बाद फिर आर्टिफिशियल फ्यूजन की जाती है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे तो पहले तो ये है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, यानी इफ़ मैटर इज सफिशिएंटली हीटेड, hence being plasma, are confined, fusion reactions may occur due to collisions with extreme thermal kinetic energies of the particles. Thermonuclear weapons produce what amount of an uncontrolled release of fusion energy. Controlled thermonuclear fusion concepts are magnetic fields to confine the plasma. जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो की जाती है और ये आर्टिफिशियल वे में जो है वो की जाती है। और इसमें जो है वो यानी एक किस्म की जो है वो कोलिजन होती है और उस कोलिजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है यानी जो पार्टिकल्स की, वो बाहर की तरफ जो है वो यानी इन द फॉर्म ऑफ हीट के यानी फॉर्म में ये मूव करती है। तो ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है, जिस तरह से स्टीम इंजन्स होती हैं गाड़ियों में लगाई जाती है, तो वो इन अ वे यानी इन प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं कि जैसे ये थर्मोन्यूक्लियर जो है वो फ्यूजन या थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी या जिससे काइनेटिक एनर्जी आप कह लें पार्टिकल्स की, वो बाहर की तरफ मूव होती है। तो इसके अलावा फिर इंटरनल कन्फाइनमेंट फ्यूजन है यानी ICF। ये एक तरीका है, इज अ मेथड एम्ड एट रिलीजिंग फ्यूजन एनर्जी बाय हीटिंग एंड कंप्रेसिंग ए फ्यूल टारगेट, टिपिकली अ पेलेट कंटेनिंग ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये सोलर पैनल्स में जो है वो यानी इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन हो रही होती है और इसमें यानी एक किस्म की जो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन की तरफ यानी माइल होती है, रिलीज नहीं होती, यानी इन अ वे स्टोरिंग। तो फिर ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं ये यानी इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन जो है वो यूज़ करती हैं। इसके अलावा फिर इनर्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन होती है। तो यानी inertial electrostatic confinement fusion is a set of devices that use an electric field to heat ions to fusion conditions. The most well known is the fusor. So starting in 1999, a number of amateurs have been able to do amateur fusion using these homemade devices. Other IEC devices include the Polyville, mixed pops and marble concepts. तो जिस तरह से ये आप देख रहे होते हैं लेज़र बीमिंग जो हो रही होती है, मुख्तलिफ किस्म के लेज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं और लेज़र से लाइट एमिट हो रही होती है। तो ये जो लेज़र्स जिन प्रिंसिपल पे काम करती है, वो जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं यानी इनर्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्फाइनमेंट। तो इसके अलावा फिर बीम और बीम टारगेट फ्यूजन होती है। सो इफ़ द एनर्जी टू इनिशिएट द रिएक्शन कम्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग one of the nuclei, the process is called beam target fusion. If both nuclei are accelerated, it is beam fusion। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक हेवी आयरन है और उससे फिर बीम बनेगी और इसी तरह से वो लाइट जो है वो इन अ बीम में यानी मूव करेगी और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हैं आर्टिफिशियल फ्यूजन के मुख्तलिफ तरीके जो हम अडाप्ट करके इनको मुख्तलिफ जो है वो कामों के लिए या मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी बीम या टारगेट फ्यूजन जो है वो स्पेक्ट्रम आपने समटाइम्स देखा होता है कि जिस तरह स्टेज पे लाइट्स होती हैं उनसे बीम की सूरत में लाइट जो है वो एमिट हो रही होती है। तो ये बीम और बीम टारगेट फ्यूजन ये होती है। अब हम देख लेते हैं फिजन के बारे में। तो जैसा हम पहले जान चुके हैं कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी न्यूक्लियर फिजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन और ए रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम splits in two or more similar lighter nuclei। यानी एक जो जो हेवी और इसी तरह से जो अनस्टेबल जो यानी न्यूक्लियस है वो आगे जो है वो टूट के दो हिस्सों में तकसीम होता है और वो लाइटर न्यूक्लिया बन जाते हैं उससे। The fission process often produces gamma photons
and releases a very large amount of energy even by the energetic standards of radioactive decay. तो यानी जिसे तापकारी कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी, तो यानी मुख्तलिफ किस्म के जितने हमें शुआ कह रहे होते हैं या किरणें कह रहे होते हैं यानी गामा फोटॉन्स, तो ये एनर्जी रिलीज होती है और इनकी फिर चेन बनती है, इनको हम आगे देख लेते हैं. So nuclear fission of heavy elements was discovered on December 17, 1938 by German Otto Hahn and his assistant Fritz Strassmann. इन दोनों ने जो है वो इस न्यूक्लियर फिजन के अमल को जो है वो इन्हें डिस्कवर किया था 1938 में. तो एंड एक्सप्लेन थ्योरेटिकली इन जनवरी 1939, और फिर बाद में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया by Lise Meitner and her nephew, Otto Robert Frisch. So Frisch named the process by analogy with biological fission of living cells. तो आगे देखते हैं. तो होता ये है कि फॉर हेवी न्यूक्लियाइड्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हेवी न्यूक्लियाइड्स में जो यानी फिजन होगी तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी जो एनर्जी रिलीज होगी वो बाहर की तरफ होगी, अपोजिट होता है जिस तरह ये फ्यूजन का अपोजिट होगा, यानी विच कैन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी बोथ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and as kinetic energy of the fragments hitting the bulk material where fusion takes place. इसी तरह से in order for fusion to produce energy, the total binding energy of the resulting elements must be more negative, यानी greater binding energy. अगर पॉजिटिव होगी तो फिर ये जो है वो रिलीज नहीं होगी या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी than that of the starting element. So fusion is a form of nuclear transmutation because the resulting fragments are not the same element as the original atom. तो इसे जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इसलिए कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे जब एक यूरेनियम का अगर अगर समझ लें न्यूक्लियस है, तो जब वो ब्रेक डाउन होगा तो आगे जो है उससे फिर नए जो है वो लाइट किस्म के जो न्यूक्लियस या न्यूक्लिया बनेंगे, तो वो यूरेनियम तो नहीं होगा. वो मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि क्रिप्टन एंड बोरान जो है उसमें अगर स्प्लिटिंग होगी तो उस तरह से वो वेरिएशन आ जाता है, इससे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं. The two or more nuclei produced are most often of comparable but slightly different sizes, typically with a mass ratio of products of about 3:2. और इसी तरह से for common fissile isotopes, most fissions are binary fissions producing two charged fragments, but occasionally 2 to 4 times per thousand events. So 3 positively charged fragments are produced in a ternary fission. The smallest of these fragments in ternary processes range in size from a proton to an argon nucleus. So जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये एक किस्म की जो है वो इसकी स्टेजेस होती हैं 1, 2, 3, और इसी तरह से ये इनका एक यानी एक पूरी चेन बन रही होती है और इसमें जो वेरिएशन आ रहा होता है. तो इस चेन को हम आगे भी देख लेते हैं. सो इसी तरह से है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन. तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी डिके, यानी न्यूक्लियर फिजन कैन अकर विदाउट न्यूट्रॉन, बगैर न्यूट्रॉन के जो है वो यानी फिजन हो सकती है, और उसमें बम्बार्डमेंट होगी इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. और इसी तरह से दिस टाइप ऑफ फिजन यानी कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फिजन, जो लामहदूद होती है और अपने आप होती है, इज रेयर एक्सेप्ट इन फ्यू हेवी आइसोटोप्स. ये बड़ी कम होती है, सिर्फ चंद कुछ जो है वो हेवी आइसोटोप्स हैं जिनमें ये होती है, अदरवाइज ये कॉमन नहीं होती. इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन में यानी इन इंजीनियर्ड न्यूक्लियर डिवाइसेस जो कि हम आमतौर पे खुद कर रहे होते हैं, यानी इंसान की फर्ज से हो रहा होता है. एसेंशली ऑल न्यूक्लियर फिजन अकर्स इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जो यानी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो जिस तरह से की जाती है. A bombardment driven process that results from the collision of two subatomic particles. तो इनकी वजह से यानी जब आप इन्हें आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ से बम्बार्डमेंट होगी, यानी श्वाएं निकलेंगी या किस्म की एनर्जी खारिज होगी. So in nuclear reactions, a subatomic particle collides with an atomic nucleus and causes changes to it. Subatomic particle माने न्यूट्रॉन जिस तरह से है वो कोलाइड करेगा एक एटमिक न्यूक्लियस से और उसकी वजह से उसमें तब्दीलियां आएंगी.
Nuclear reactions are thus driven by the mechanics of bombardment, not by the relatively constant exponential decay and half-life characteristic of spontaneous radioactive processes. तो जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हीलियम है, ड्यूटेरियम है, इस तरह से ट्राइटियम है, और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूट्रॉन है। तो क्योंकि जो फिजन है वो आमतौर पे लाइटर यानी एलिमेंट्स में होती है, जिस तरह से यानी हाइड्रोजन एंड हीलियम है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, तो जब ये न्यूक्लियस से टकराएगा तो उसकी वजह से फिर इसमें जो है वो यानी इसके रिजल्ट्स इस तरह से होंगे कि जो कोलिजन जब होगी यानी एटॉमिक न्यूक्लियस से, तो उसकी वजह से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, यानी बम्बार्डमेंट होगी इन अ वे, और ये फिर आगे जो है वो चेन बनती जाती है पूरी। सो ये एनर्जेटिक्स हैं। एनर्जेटिक्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, इनपुट एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हम इनपुट को देख लेते हैं। द फिजन ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस रिक्वायर्स अ टोटल इनपुट एनर्जी ऑफ अबाउट 7 to 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये आप देख रहे हैं कि फिजन ऑफ हेवी न्यूक्लियस जो है उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी 7 to 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू इनिशियली ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स, ताकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है उन्हें ओवरकम करें और फिर उनकी स्प्लिटिंग हो इनटू टू स्मॉलर या लाइटर न्यूक्लिया में, which holds the nucleus into a spherical or nearly spherical shape। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 7 to 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो आपको इतनी एनर्जी चाहिए कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर फोर्स है इसको ख़त्म करने के लिए, जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एंड फ्रॉम देयर डिफॉर्म इट इनटू टू लॉब्ड पीनट शेप्स, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, फिर वो इस तरह से इस शेप में आ जाएगा, in which the lobes are able to continue to separate from each other, pushed by their mutual positive charge. In the most common process of binary fission, two positively charged fission products, Na plus neutrons, once the nuclear lobes have been pushed into a critical distance beyond which the short range, any strong force can no longer hold them together, the process of their separation proceeds from the energy of the longer range electromagnetic repulsion between the fragments. The result is two fission fragments moving away from each other at high energy। तो फिर ये आखिर में सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग जो है वो लाइट न्यूक्लिया बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए जो आपको यानी एनर्जी चाहिए वो आपको 7 to 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जो वो रिक्वायर होती है, या इस एनर्जी पे एक जो है वो हेवी जो यानी एक किस्म का जो न्यूक्लियस होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लिया में। इसके बाद फिर आउटपुट है। तो आउटपुट में क्या होता है कि टिपिकल फिजन इवेंट्स रिलीज अबाउट 200 मिलियन, ये देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, द इक्विवेलेंट ऑफ रफली 2 ट्रिलियन केल्विन फॉर ईच फिजन इवेंट। इतनी एनर्जी जो है वो यानी हर फिजन इवेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है, सॉरी। The exact isotope which is fissioned and whether or not it is fissionable or fissile is only a small impact on the amount of energy released. So this can be easily seen by examining the curve of binding energy। इस तरह यहाँ पे आपको इमेज में भी नजर आ रहा है। And noting that the average binding energy of the actinide nuclides beginning with uranium is around 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वॉट्स पर न्यूक्लियन, और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। सो लुकिंग फर्दर लेफ्ट ऑन द कर्व ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी वेयर द फिजन प्रोडक्ट्स क्लस्टर, यानी जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लस्टरिंग उसे कहा जाता है, ये मर्ज हो जाते हैं। इट इज इजीली ऑब्जर्व्ड दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फिजन प्रोडक्ट्स टेंड्स टू center around 8.5 million electron volts per nucleon। So thus in any fission event of an isotope in the actinide's range of mass roughly 0.9 million electron volts is released per nucleon of the starting element। और इसी तरह से the fission of यूरेनियम जो है जिसका नंबर है 235,
by a slow neutron yields nearly identical energy to the fission of uranium number 238 by a fast neutron. So this energy release profile holds true for thorium and the various minor actinides as well. तो इसको अब हम आगे देख लेते हैं कि ये जिस तरह से चेन रिएक्शंस होते हैं. So several heavy elements such as uranium, thorium and plutonium undergo both spontaneous fission यानी एक किस्म की यानी नेचुरल होती है, a form of radioactive decay, and induced fission, a form of nuclear reaction जो हम यानी इंसान मीन्स के आर्टिफिशियली कर रहा होता है न्यूक्लियर फिजन जिससे ये बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं. So elemental isotopes that undergo induced fission when struck by a free neutron are called fissionable. और इसी तरह से isotopes that undergo fission when struck by a slow moving or thermal neutron are also called fissile. So a few partially fissile and readily obtainable isotopes, notably uranium जो है ये इसके different isotopes हैं. आइसोटोप एक जो है 233, 235 और इसी तरह से फिर जो है वो प्लूटोनियम 239 are called nuclear fuels because they can sustain a chain reaction. तो इनमें जो है वो चेन रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है and can be obtained in large enough quantities to be useful. तो ये आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये फिर स्प्लिटिंग होती है और स्पॉन्टेनियस जो है वो यानी रेडियो एक्टिविटी और इसी तरह से फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं तो इनमें ये चेन बनती जाएगी और ये स्प्लिटिंग होती जाएगी. ये आप देख रहे हैं कि ये अमल जो है वो बढ़ता जाता है और वो एक ख़ास हद तक जो जाएगा, फिर जब उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी तो फिर ये जो चेन है वो रुकना जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेक हो जाती है. तो ये फिजन रिएक्टर्स हैं जो बनाए जाते हैं. So critical fission reactors are the most common type of nuclear reactors. Or in a critical fission reactor, neutrons produced by fission of fuel atoms are used to induce yet more fissions to sustain a controllable amount of energy release. जिस तरह से enrichment की जाती है यूरेनियम की, यानी उन्हें जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है वो दिया जाता है, तो ये enrichment का प्रोसेस जो है वो काफ़ी डेंजरस भी होता है और ये काफ़ी सेंसिटिव भी होता है. Devices that produce engineered but non-self-sustaining fission reactions are subcritical fission reactors, such as devices use radioactive decay or particle accelerators to trigger fissions. और इसी तरह से critical fission जो है fission reactors are built for three primary purposes. तीन इनके बुनियादी मकसद होते हैं, which typically involve different engineering or trade-offs, take advantage of either the heat or the neutrons produced by the fission chain reaction. तो ये fission reactors जो हैं इस तरह से काम करते हैं. तो ये है fission bomb. तो one class of nuclear weapon, a fission bomb, not to be confused with the fusion bomb, क्योंकि fission bomb जो है वो fusion bomb नहीं होता, आपने understand कर लेना है. Otherwise known as an atomic bomb or atom bomb, is a fission reactor designed to liberate as much energy as possible as rapidly as possible. यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी इनसे खर्च होती है और बहुत तेज़ी से, यानी before the release energy causes the reactor to explode and the chain reaction to stop. So development of nuclear weapons was the motivation behind early research into nuclear fission, which the Manhattan Project during World War II, यानी September 1, 1939 to September 2, 1945, carried out most of the early scientific work on fission chain reactions. So culminating in the three events involving fission bombs that occurred during the war. और इसी तरह से the first fission bomb condemned codenamed the Gadget was detonated during the Trinity test in the desert of New Mexico on July 16, 1945. तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने यानी पहली दफ़ा किसी फिजन बॉम्ब का जो है वो तजर्बा किया था और उसका उन्होंने जो नाम रखा था वो गैजेट था
और उन्होंने एक रेगिस्तान है जो मेक्सिको का सहरा है, वहाँ पे इन्होंने इसको टेस्ट किया और उसके बाद फिर उन्होंने जापान को ये बॉम्ब जो है वो मारे 2 वर्ल्ड वार 2 में। यानी 2 अदर फ्यूजन बॉम्ब्स यानी कोड नेम्ड लिटिल बॉय and Fat Man were used in combat against the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945 respectively। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना ये यानी हेविली एक्सप्लोसिव होता है। तो ये बेसिकली उस चेन की वजह से, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा डेंजरस है। और ये जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने जापान को यानी जब ये 2 एटम बम्स मारे इनके शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उसकी वजह से लाखों इंसान जो है वो वहाँ पे मरे। तो एक किस्म की दुनिया हिल गई। यानी वेरी डेंजरस ये जो फ्यूजन बॉम्ब है। तो ये था हमारा आज का सेशन फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इन केमिस्ट्री इन फिजिक्स। तो आई होप आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। बस यहाँ पे ही हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स लिखें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन जो है उसे प्रेस करें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको पता लगता रहे। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।